मैं बैठा हूं ना, माननीय सदस्य कभी भी कोई भी विषय, ये मेरा चेंबर भी सदन है, आप जानते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तथ्य और सत्य ना हो। मेरा कहना मैंने जो पब्लिक डोमेन में है सर, जो पब्लिक डोमेन में है, इन्होंने जो लेटर दिया है और प्रेस को भी कहा है, और प्रेस को भी कहा है सर, प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है सर, प्रेस पे चल रहा है, उसके बारे में मैंने पूछा, मैंने कुछ सीक्रेट नहीं पूछा, इनका जो सीक्रेट है मैंने नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने क्या बता रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके शेयर कर गरिमा और एक संसद की, उनको पता है, वो बोलने तो हम भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा अनाप शराब आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर मंत्री महोदय अगर ये ऐसा नियम शुरू करना चाहते हैं कि सदन आपके दफ्तर में जो बात होती है उसको बाहर उजागर करना चाहेंगे तो बात हम भी रख सकते हैं सर, हम भी उल्टा बात रख सकते हैं अंदर। तो इस प्रकार के आप संसदीय मंत्री हैं, आप संसदीय मंत्री हैं, आप इस पब्लिक डोमेन में, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इन द पब्लिक डोमेन, इट इज इन द मीडिया, इट इज इन द सोशल मीडिया, व्हाट आर यू टॉकिंग? हमारे अध्यक्ष महोदय के दफ्तर में जो बातें करते हैं उसको इस प्रकार से आप उसका उल्लंघन मत करिए। आप संसदीय मंत्री हैं, आपको अपना कर्तव्य याद रखिए, आपका लेटर पब्लिक डोमेन में है, याद रखिए, आपका अपना कर्तव्य याद रखिए। अध्यक्ष महोदय, अब एक मिनट, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कोई भी ऐसा हम इस सदन की गरिमा के अनुसार बोले, सदन की परंपराओं के अनुसार बोले, अविश्वास प्रस्ताव एक गंभीर प्रस्ताव है, तो मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वह चर्चा को गंभीरता से करे तो उचित रहेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को आपके समक्ष रखता हूं और आपकी अनुमति की अपेक्षा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य रखूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इंडिया अलायंस के इस अविश्वास प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मन से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूँ। ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇതുപോലെ है, मणिपुर के लिए है, इंसाफ है। मैं पढ़ूं महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा मंत्री परिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर, अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है, मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है, अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है, अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं।
सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष, आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं, जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं, शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 एफआईआर है, और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। आज हम मणिपुर गए हैं, क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं।
लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो। पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में दो वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के दो वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने दो मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से दो मणिपुर आज बन गए। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस सदन से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की राजधर्मों को याद करने के लिए सलाह दूंगा, जिन्होंने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर। सर आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को। हमने देखे हैं वो वायरल वीडियो में, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहे कि ऐसे 100 FIRs हैं। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन, हमारे संसदीय दल, उस परिवार से हम मिलके आए हैं जिसमें दो महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। हमने ऐसे भी एक परिवार से मिले जिसमें एक 80 साल की महिला, जो एक स्वतंत्रता संग्रामी की पत्नी थी, उसको घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। जो दो महिला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, उसमें से एक महिला का पत्नी कारगिल में हमारे देश के लिए हमारी सीमा को सुरक्षा कर रहा था। वो कारगिल का जवान बोल रहा है मैंने देश को बचाया, पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचा पाया। जब हम उनसे मिलते हैं तो हमको क्या कहें? आप लोग कहते हैं हम फोटो ऑप करने गए थे। सर दुख के समय में संवेदना उनको देने गए थे। आज महिलाओं, बच्चों के साथ आऊंगा, अब सारे बातों पे आऊंगा, सब पे आऊंगा। धर्मीय जगह को भी बख्शा नहीं गया। धर्मीय अनुष्ठान पर भी आज भीड़ घुसी और उसका असम्मान किया। आज इंटरनेट नहीं है। आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है, स्थिर है, आज भी इंटरनेट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे। आज भी कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। वो तो वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो मुझे लगता था कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहते अगर वीडियो वायरल नहीं होता। पर ऐसे हजार से ऐसे अत्याचार हुए। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? अभी ड्रग्स के ऊपर वो बोलते हैं कि सब ड्रग्स के लिए हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर पूर्वक मैं ये बात अपने आपके समक्ष सदन में रख रहा हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग के माफिया को बचाओ, रिहा करो। और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग का माफिया आप ही की दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, जो वहां पे जब इटोचा सिंह को पकड़ा गया, लोयांग नांगबंग इटोचा, जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि इसको रिहा करो। और ये इटोचा कौन है? वहीं के राज्य सरकार के पीएचई मिनिस्टर सुशील द्रो के भाई हैं। आज ये इन सरकार राज्य में ड्रग्स की बात करते हैं,
ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का ताल्लुकात है। यह बात मैं नहीं कर रहा, वो पुलिस अफसर जिनको इनकी राज्य सरकार ने मेडल दिया, वो आज वो बात कर रही है कि ये सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही सरकार मुझे ड्रग्स से जुड़े हुए इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है। उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया राज्य सरकार। पॉपी फार्मिंग की बात करते हैं। आज आपका ही नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर NAB ये कहता है द स्केल ऑफ पॉपी प्लांटेशन इन मणिपुर हैज स्प्रेड अक्रॉस 15,400 acres of land in the hills between 2017 and 2023। 2017 में आपकी सरकार आई थी। आज इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में कहता है that within 2 years time the forest area of Manipur has decreased by 248.63 square kilometers। ये आपके सरकार के नजर के सामने वहां के जंगलों को काटा जा रहा है और पॉपी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गृह मंत्री ड्रग्स को लेकर बार बार वक्तव्य देते हैं, लेकिन गृह मंत्री महोदय आपको भी पता है कि पिछले 5-6 सालों में ड्रग्स की यह समस्या कमी नहीं, थमी नहीं, बढ़ती जा रही है। लगभग 2017 में NCRB का डेटा है 1113 केसेस, 2021 में 3611। तो ड्रग्स की समस्या आज बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो मौन रहे ताकि उनकी राज्य सरकार की छवि धूमिल ना हो, क्योंकि उनको छवि से लगाव है। चाहे लोगों पे अत्याचार हो, ड्रग्स की समस्या बढ़ी हो, ये उनके लिए महत्व नहीं रखता। पर जैसे कि मैंने कहा कि उनके मौन रहने का कारण 3 है, अभी तो मैंने सिर्फ एक कारण का उजागर किया। और दूसरा कारण यह है, और बहुत मैं सम्मानपूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का यह है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? 5000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में है। लगभग 35 पुलिस स्टेशन में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है कि 2 महीनों में एक भीड़ पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है? क्या क्या हथियार ले गए हैं? क्या क्या हथियार लूट के ले गए हैं? इंसास राइफल, AK-47, लाइट LMG लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल, SMC, मोटर, ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 लाख एम्यूनेशन, 6 लाख गोलियां आज लोगों के बीच में है। कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? कहां है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? ये जो बंदूक है, ये जो गोलियां हैं, किस पर चलाएंगे? ये गोलियां हमारे भारतीय सेना के नौजवानों पे चलाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के पुलिस पर चलाए जाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के निहत्थे लोगों पर बरसाए जाएंगे। क्या क्या आपने आज ये जो हथियार है सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहेंगे सर। लगभग കുടുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരികയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുകയും ചെയ്താണ്. ഇത്തവണ 30ഓളം മുതലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കടലിൽ പോയ വള്ളം കടലിൽ കുടുങ്ങി. 19 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരെയാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. 30 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വള്ളത്തിലുണ്ട്. വള്ളത്തിന് ചോർച്ച ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു. ഉമേഷ്, വീണ്ടും ഒരാശങ്കയിലേക്ക് മുതലപ്പുഴ കടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ഏത് രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് കരയിലേക്ക്?
ഓരോ ദിവസവും മുതലപ്പുഴയിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് മുതലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ കടലമ്മ എന്ന ബോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം കയറി ഏകദേശം കരയിൽ നിന്ന് 19 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. തുണിയും മറ്റ് സാമഗ്രികളും വെച്ച് ഈ ബോട്ട് അടച്ച് തിരികെ വരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഇത് പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതേ തുടർന്നാണ് താൽക്കാലികമായി പതിയെ ഇപ്പോൾ തിരികെ കരയിലേക്ക് വരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം കരയിൽ നിന്ന് മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ബോട്ട് അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി. എന്തായാലും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. 30 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് നിലവിൽ വള്ളത്തിലുള്ളത് എന്നാണ് വിവരം. എന്തായാലും കരയിൽ നിന്നും മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. ശാന്തിപുരം സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള കടലമ്മ എന്ന ബോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ, കാരണം വലിയ ഉമേഷ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അപകട സാധ്യതകളുടെ വാർത്തകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടോ? ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷനോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? കൂടുതൽ രക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു. നേരത്തെ മന്ത്രിതല ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് 24 മണിക്കൂറും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഈ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബോട്ട് കടലിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. 19 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയാണ്. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാനാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. ബോട്ട് കുറച്ച് കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതാണ് എന്നാണ് അനൌദ്യോഗികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം. എന്താണ് ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു ചോർച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ചെറിയൊരു പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗമാണ് ഈ തുണിയും മറ്റ് സാമഗ്രികളും വെച്ച് അടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ നിലവിൽ പൂർണ്ണമായി അത് വിജയിച്ചിട്ടില്ല. ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് ദൂരം ഇവർ 19 ये है इनका राष्ट्रवाद। जो राष्ट्रवाद देश की अखंडता को आज सत्ते के दांव पे आज भूल चुका है। ये राष्ट्रवाद है कि जो आज देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज उत्तर पूर्वांचल में आपके बड़े बड़े जो भी बातें हैं सारे अभी तक नाकाम रहे। एनआरसी की बात करते हैं, आज तक एनआरसी असम में लागू नहीं हुआ। सीएए की बात करते हैं, ऐसा एक माहौल वहां पे हुआ कि पूर्व जापान के प्रधानमंत्री असम नहीं जा पाए। नागा पीस फ्रेमवर्क 8 साल हो गए, अभी तक हमने नहीं देखा कि ये नागा पीस फ्रेमवर्क में हुआ क्या है। गृह मंत्री आज नागा विधायक से अलग से मिलते हैं, मणिपुर के से आए हुए कुकी विधायक से अलग से मिलते हैं। क्यों नहीं आप सबको एक साथ मिलकर बुलाएं और शांति की अपेक्षा करें? ये अलग अलग मीटिंग क्यों? ऐसे उत्तर पूर्वांचल की समस्या नहीं सुलझेगी कि अगर आप समाज, जाति, धर्म के आधार पर बंटवारा करें। आपको साथ में लेना पड़ेगा। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि 2 उत्तर पूर्वांचल के राज्य असम और मिजोरम के पुलिस अफसर एक दूसरे पे गोली चला रहे। ये आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति है। इसी बात का उजागर राहुल गांधी जी ने इस सदन में किया था जब उन्होंने आपको चेतावनी दी थी कि आप उत्तर पूर्वांचल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उत्तर पूर्वांचल हमारे देश का हिस्सा है, इन्होंने कहा था।